नमस्कार साथियों, एनके रेलवे साइकिल क्लास जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कौशल शर्मा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड की जो हम प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू की जो सीरीज लेकर आए हुए हैं, उसकी आज क्लास नंबर 5 लेकर आया हूं। साथियों, इसमें हमने पुराने पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चनों को शामिल किया है और हमने क्वेश्चनों को इस तरीके से शामिल किया है जिनके अब भी आपके जो CBT 2 जो एग्ज़ाम आप देंगे ALP का, उसमें आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इनमें हम सभी टॉपिकों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ऑप्शन के अनुसार भी समझते हैं, ऑप्शन में से अगर और कोई कॉन्सेप्ट निकलता है वो भी हम समझते हैं। तो आप निश्चित ही आप हमसे जुड़े रहिए। अगर ये जो MCQ की जो सीरीज चल रही है, निश्चित ही इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, आज की सीरीज में जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं उनको हम देखते हैं और उनसे संबंधित जो उसकी जो मेथडोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी हम समझते हैं ना साथियों। इसमें आप पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाया गया है उसमें लिखा गया है कि चित्र में दिखाए गए माइक्रोमीटर में x द्वारा अंकित भाग को पहचानिए। माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर जिसे स्क्रू गेज भी कहते हैं, स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। ये एक स्क्रू गेज दिखाया गया है, इसमें x यहाँ इसने अंकित कर रखा है और ये एक रॉड है, इस रॉड के साथ एक x को अंकित कर रखा है। तो उन्होंने पूछा है कि x क्या है। अब माइक्रोमीटर तार के व्यास को ज्ञात करने के लिए उपयोग में सामान्यतः लिया जाता है। हम जानते हैं माइक्रोमीटर की अगर हम भागों की बात करें तो मैंने एक स्लाइड में इसके भागों को समझाने का प्रयास किया है, उसके द्वारा फिर हम x को भी समझ पाएंगे कि x कौन सा भाग है, थिम्बनल स्केल है, मेन स्केल है, स्पिंडल है या फ्रेम है। तो देखिए ये हम देखते हैं यहाँ हमने एक माइक्रोमीटर को चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। यहाँ सबसे पहले तो एक यू आकार का फ्रेम होता है, जिस फ्रेम में एक फिक्स भाग है इसका और एक ये स्पिंडल है, जो स्पिंडल को हम पीछे से घुमाकर रैचेट की सहायता से, थिम्बल की सहायता से घुमाकर हम इसको कसते हैं या खोलते हैं और इनके बीच वाले भाग में वो वायर को लगाया जाता है जिसके व्यास को ज्ञात करना होता है ना साथियों। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, इसके अंदर दो स्केल होते हैं। एक स्केल तो ये रहा जो कि मेन स्केल कहलाता है, ये रहा मेन स्केल, और दूसरा स्केल इस सिलेंड्रिकल वाले भाग पर है जिसे सर्कुलर स्केल कहते हैं, ये रहा सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल ये 0 से लेकर 100 तक का होता है और ये जो मेन स्केल है वो 0 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक का होता है। अब होता क्या है, पीछे रैचेट है, इस रैचेट की सहायता से इसे कसा जाता है या खोला जाता है। जैसे कसेगा या खोलेगा तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। जहां मेन स्केल और सर्कुलर स्केल एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे उसके आधार पर इसमें रीडिंग ली जाती है ना। इनके अल्पतमांक लीस्ट काउंट अलग अलग होते हैं। वर्नियर कैलिपर की तुलना में ये ज्यादा सुग्राही है, ये स्क्रू गेज कहलाता है। तो ये वाला भाग जो है वो स्पिंडल कहलाता है। अगर मैं चित्र से देखूं, एक तो मेन स्केल है, एक सर्कुलर स्केल है, ये थिम्बल है, थिम्बल ये वाला भाग है, ये रैचेट है और ये यू फ्रेम है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया था एक्स। तो एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा स्पिंडल। ये देखो एक्स क्या है, स्पिंडल। तो स्पिंडल जो है ऑप्शन नंबर सी में और स्पिंडल दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों लगातार तैयारी करते रहिए, जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि जो इस बार जो आपकी वैकेंसी आई है निश्चित ही आप इसमें सफल होंगे यदि आप टॉपिक को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर्स के जो आए हुए क्वेश्चंस है और जो हमारे ऐप पर जो क्लास चल रही हैं उनको अगर आप लगातार लेते हैं तो निश्चित ही आपकी सफलता में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगी ये सारी क्लासें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वाले क्वेश्चन को माइक्रोमीटर के द्वारा हमने देखा और ये दूसरा क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या है। चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट किस लिए है कि प्रभावी मान जो है वो हमें पहचानना है क्या होता है। देखिए हम जानते हैं एसी जो वेवफॉर्म होती है, इस एसी वेवफॉर्म में जो एसी वोल्टमीटर, एसी एमीटर जो विद्युत राशि का मापन करता है वो प्रभावी मान का ही करता है। आरएमएस वैल्यू का मापन किया जाता है
वर्ग माध्य मूल मान या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मापन किया जाता है। ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये कैसे ज्ञात होती है? अब देखिए, हमें दे रखा है एक वेवफॉर्म दे रखी है हमें, और इस वेवफॉर्म का ये अधिकतम मान दे रखा है हमें 537 वोल्ट ये दे रखा है। अब इसका आरएमएस मान पूछा है, प्रभावी मान का मतलब उसने हमसे क्या पूछा है? आरएमएस मान, वर्ग माध्य मूल मान। ये ध्यान रखना, एसी के मापन में हम सदैव वर्ग माध्य मूल मान का उपयोग करते हैं, ना कि अधिकतम मान का। जबकि डीसी में अधिकतम मान का उपयोग किया जाता है, वही उसका औसत मान होता है। अब 537 वोल्ट इसका अधिकतम मान है, तो आरएमएस मान क्या होगा साथियों? आरएमएस मान जो होता है वी आरएमएस, वो फॉर्मूला होता है Vm अपॉन रूट 2। सदैव आरएमएस मान का मान अधिकतम मान से कम होगा, 1/√2 गुना कम होगा। अगर मैं इस सवाल में इस फॉर्मूले के अनुसार रखूं तो 537 में √2 का डिवाइड करना है, या ये कहूं 0.707 को 537 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 380 वोल्ट आएगा, वो जो कि 380 वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए 380 वोल्ट है, यही इसका राइट आंसर है। दोबारा समझिए, प्रभावी मान को आरएमएस मान कहा जाता है, वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। वर्ग माध्य मूल मान का अधिकतम मान के साथ ये संबंध होता है। कई बार वर्ग माध्य मूल मान दे देगा और अधिकतम मान निकलवाएगा, तो वीएम का मान √2 गुना वी आरएमएस इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रभावी मान और अधिकतम मान के बीच में संबंध। यहां ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके द्वारा हम इसे सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बैटरी को डिस्चार्ज दशा में अधिक समय तक रखने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ये कहना चाह रहा है, यदि एक बैटरी जिसका हम बहुत लंबे समय तक हमने उपयोग नहीं किया और वो डिस्चार्ज अवस्था में पड़ी हुई है, तब उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होगा? देखिए, बहुत लंबे समय तक अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उसे यूज में नहीं लिया जा रहा है, तो जो हमारा दोष उत्पन्न होता है वो सल्फेशन दोष उत्पन्न होता है ना, सल्फेशन दोष, जिससे है ना डिस्चार्ज सही, चार्ज सही ढंग से नहीं हो पा रही होती है, फिर उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग दर पर करंट को प्रवाहित कराकर उसे चार्ज किया जाता है, तो सल्फेशन दोष इसका आंसर आएगा। बकलिंग दोष का मतलब होता है जिसके अंदर उसकी जो प्लेटें हैं वो मुड़ जाती हैं। अगर उस पर हाई करंट प्रवाहित कराई जाती है बैटरी में चार्जिंग के लिए, तो वो प्लेटें मुड़ जाती है, उसे कहते हैं बकलिंग दोष। कोरोजन का मतलब क्षरण होता है, क्षरण, कि यदि जो इलेक्ट्रोड है उसके एनोड या कैथोड, जो बैटरी के इलेक्ट्रोड है, यदि वो संचारित होने लग जाए, क्षरण होने लग जाए, उनका क्षय होने लग जाए, कमी होने लग जाए, कोरोजन। और सेडिमेंटेशन का मतलब ये होता है कि तली पर जो बैटरी है, बैटरी के तली के अंदर ये जो पदार्थ है वो नीचे जमा होने लग जाएं, वो सेडिमेंटेशन दोष कहता है। सल्फेशन दोष डिस्चार्जिंग से संबंधित जो दोष है, अधिक समय तक डिस्चार्ज हो जाती है, फिर वो वापस चार्ज करने में उसे प्रॉब्लम होती है, तक ज़्यादा सही चार्जिंग नहीं हो पाती, या वो बैटरी खराब भी हो सकती है, वो सल्फेशन दोष है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से ट्रांसफार्मर क्षति ज्ञात करने की कौन सी विधि है? देखिए साथियों, एक इन्होंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है, एक ट्रांसफार्मर को लगाया है, उसके साथ एक तरफ इनपुट की तरफ इन्होंने वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर लगाया है। जैसे लगाते हैं वो देखो, इन्होंने एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में, और वाट मीटर की सीसी कॉइल को श्रेणी और पीसी कॉइल को समांतर क्रम में लगाया है। और यहां एक ट्रांसफार्मर लगाया है, और ट्रांसफार्मर के दूसरी वाइंडिंग को ओपन सर्किट लिख रखा है, ओपन सर्किट आउटपुट है, उसे ओपन कर रखा है। तो सिंपल सी बात है, जब ओपन कर रखा है तो ओपन सर्किट परीक्षण में इसका उपयोग किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? क्वेश्चन दूसरा क्या पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट परीक्षण में ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन करते हैं या हाई वोल्टेज वाइंडिंग को? ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे लपेटों की संख्या कम है, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है,
और सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या ज्यादा है और ये पतले तार की बनी हुई है। सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन किया है, एचवी वाइंडिंग को ओपन किया है। कोर लॉस, जो आयरन लॉस है, आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर में इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसे ओपन किया जाता है और ये ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को ज्ञात करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण की बात करूंगा तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करूंगा और लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करने के पश्चात ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, एमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर जो रीडिंग देंगे वो हमारे लॉसेज के बारे में बताएंगे। यहां ओपन सर्किट टेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक चित्र दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में और इसमें एक नियंत्रक टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए कौन सी प्रणाली दर्शाई गई है। देखिए साथियों, चित्र को देखिए और पहचानिए। हम देख पा रहे हैं ये एक प्रकार का इंडिकेटिंग प्रकार का यंत्र है। इस इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र में ये पॉइंटर है, ये स्केल या पैमाना है, यहां जॉल बियरिंग है और यहां इस स्पिंडल धुरे पर ये हमारा संकेतक पॉइंटर लगा हुआ है और पॉइंटर के साथ दो वजन लगे हुए हैं। अगर मैं देख पा रहा हूं, ये दो वजन लगे हुए हैं, एक वेट W1 है और एक वेट W2 है। एक को बैलेंस वेट कहा जाता है, बैलेंस वेट। एक को कंट्रोलिंग वेट कहा जाता है, कंट्रोलिंग वेट। अब वेट का फॉर्मूला W बराबर क्या होता है, mg। वेट W बराबर क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष वेट नीचे की ओर लग रहा होता है। तो गुरुत्वीय कंट्रोल विधि ये एक प्रकार की ग्रेविटी कंट्रोल विधि है, जिसमें क्या किया जाता है, जैसे ये पॉइंटर इधर की तरफ सरकेगा तो ये वाला वेट नीचे की तरफ लाने का प्रयास करेगा, उसे संतुलित करने का। जब उधर की तरफ सरकेगा तो ये वाला वेट, दोनों वेट एक दूसरे को बैलेंस करके इसे पॉइंटर को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण के सापेक्ष स्थिर लाने का प्रयास करेंगे। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क के विपरीत दिशा में लगता है। अच्छा, ये वाला जो कंट्रोलिंग विधि है जिसे हम ग्रेविटी कंट्रोल विधि कहते हैं, क्योंकि W बराबर mg, तो ग्रेविटी कंट्रोल विधि बिल्कुल सही है। इसमें स्प्रिंग नहीं लग रही है, वायु एयर फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है इसके अंदर। और ये देखो, अब इसमें क्या किया जाता है, इस बात को आप समझिए। ज्यादातर जो पैनल पर सीधे लगाए जाने वाले यंत्र होते हैं वहां ग्रेविटी कंट्रोल विधि का उपयोग अधिक किया जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क विकसित करने के लिए, क्योंकि वेट लग रहे हैं दोनों वेट मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के संपर्कित होते हैं, इससे संबंधित होते हैं और इसके अनुसार ये ग्रेविटी कंट्रोल विधि, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न चित्र में से रेक्टिफायर का कौन सा परिपथ प्रदर्शित किया गया है। ओके, अब सबसे पहले हम समझते हैं, दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं। एसी को डीसी में परिवर्तित करना इनका कार्य होता है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट एसी के आधे चक्र को रेक्टिफाई करते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट के दोनों चक्रों को रेक्टिफाई करते हैं। यहां अगर मैं चित्र देख पा रहा हूं तो ये एसी इनपुट दिखा रखा है, ये रहा, और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से लगा दिया। यहां देख पा रहा हूं तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से सेंटर टेपिंग के द्वारा दो डायोड D1 और D2 एक लोड प्रतिरोध के साथ लगे हुए हैं, है ना साथियों, ये लग गए। अब ये क्या करता है, जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो एक डायोड ऑन होगा, D1 और लोड में करंट फ्लो होगा। जब इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो एक दूसरे डायोड में से लोड में करंट फ्लो होगा। दोनों ही अवस्था में डायोड, एक बार में एक डायोड ऑन होगा, D1 ऑन, दूसरे साइकिल में D2 ऑन, फिर दोबारा D1 ऑन, फिर दोबारा D2 ऑन।
इस प्रकार लगातार आपको आउटपुट के सारे साइकिल मिल रहे हैं आउटपुट में, क्योंकि रेक्टिफाई हो रहा है तो केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही साइकिल मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का जो आपका आउटपुट मिल रहा है, कंटिन्यूअसली आउटपुट मिल रहा है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। और ये फुल वेव भी कौन सा रेक्टिफायर है? ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर प्रकार का फुल वेव रेक्टिफायर है, जिसमें 2 डायोडों को सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की सहायता से लोड को कनेक्ट किया जाता है, और प्रत्येक डायोड इनपुट एसी के एक हाफ साइकिल के लिए ऑन होता है और लगातार आउटपुट मिल रहा है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं है, ये सेंटर टैप रेक्टिफायर है, जो कि एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ब्रिज रेक्टिफायर भी नहीं है। ब्रिज रेक्टिफायर एक दूसरे प्रकार का फुल वेव रेक्टिफायर होता है, जिसमें 2 डायोड के स्थान पर 4 डायोडों की आवश्यकता होती है, वो ब्रिज के रूप में लगे होते हैं, उसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। तो साथियों, इस डायग्राम में आपको पहचानना है, ये चित्र एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का चित्र है। इनपुट एसी के प्रत्येक हाफ साइकिल पर एक डायोड ऑन होगा और लोड में करंट प्रवाहित होगा। इस प्रकार ये सेंटर टेप रेक्टिफायर का डायग्राम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाते हैं, की दबाते हैं? शॉर्टकट कीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक आपको शॉर्टकट कीज याद कर लेनी है, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, कई बार कट का, कॉपी का, पेस्ट का, अनडू, रीडू इनका पूछ लेता है कट करने के लिए। अब मैं जानता हूं Ctrl+C तो कॉपी के लिए होता है ना। Ctrl+X जो है वो कट के लिए होता है। Ctrl+X जो होता है वो कट के लिए होता है। Ctrl+Y जो होता है वो रीडू के लिए होता है, रीडू। Ctrl+Z अनडू। अनडू, रीडू जो कार्य हमने किया उसे वापस जाने के लिए अनडू, रीडू। कट के लिए जो होता है वो Ctrl+X होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये तो हमें पूरी शॉर्टकट की को एक बार सभी को पढ़ लेना है, उससे हमारे 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे और हमें याद कर लेना है। एक टोपोलॉजी दिखाई गई है, एक चित्र में एक टोपोलॉजी दिखाई गई है। टोपोलॉजी का मतलब जो सर्वर है हमारा और जो हमारे टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स के साथ किस प्रकार कनेक्ट किया जाता है। अब इसको अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ एक मेन आर्म है, इस आर्म से सब आर्म निकली पड़ी हैं, और सब आर्म से भी और टर्मिनल्स के लिए निकले पड़े हैं। तो जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की शाखाएं होती हैं, तो हम देख पा रहे हैं अपने आप कि शाखाएं निकली पड़ी हैं पेड़ की। तो पेड़ की शाखाएं किसमें है? तो ट्री प्रकार की टोपोलॉजी। ट्री का मतलब जो पेड़ की शाखाओं के रूप में दिखाया जाता है, ट्री प्रकार की शाखाएं। रिंग टोपोलॉजी के अंदर सब एक बंद लूप में एक रिंग के रूप में कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। बस टोपोलॉजी भी अलग होती है, यहाँ ये शाखाएं निकल रही हैं, तो ये एक ट्री टोपोलॉजी है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, नेटवर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बस, रिंग, ट्री, मैश और भी जो टोपोलॉजी है वो हमें पढ़नी है। थ्योरी के टॉपिक जब हमारे चल रहेंगे, जब हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे टॉपिक तो जो ये एमसीक्यू चल रहा है, एमसीक्यू में ही उनके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पहले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और इनके आने की संभावनाएं भी अधिक है। हम हर बार उन सभी अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चनों को समावेशित करते हैं ताकि आपके सारे टॉपिक एमसीक्यू में भी बार बार रिवाइज हो जाए। चित्र में ट्रांजिस्टर विन्यास में संयोजित है, कौन से विन्यास में संयोजित है? इन्होंने ये पूछना चाहा है, ट्रांजिस्टर कौन से विन्यास। अब पहले तो मैं समझता हूं ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में भी कौन सा ट्रांजिस्टर है, क्या ये एनपीएन है, क्या ये पीएनपी है? तो मैं अगर देख पा रहा हूं एरो बाहर की ओर है। सबसे पहले तो हम जानते हैं जिस भुजा पर एरो होता है वो एमीटर होती है, दूसरी वाली बेस होती है और नीचे वाली कलेक्टर होती है। ठीक है, एरो बाहर की है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एरो अंदर की ओर होता तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता। ठीक है, अब चूंकि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन ये कहता है, विन्यास,
कि ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल की डिवाइस है और इसे 2 पोर्ट नेटवर्क बनाने के लिए इसको 4 टर्मिनलों के रूप में यूज किया जाता है। 2 टर्मिनल से इनपुट दे दिया जाए और 2 से आउटपुट ले लिया जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, किसी भी एक टर्मिनल को कॉमन कर दिया जाता है। तो कॉमन करने के आधार पर ही ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन को पहचाना जाता है। जिस टर्मिनल को कॉमन कर दिया जाता है बोथ इनपुट और आउटपुट के लिए, वही टर्मिनल उसका कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। पहले हमें पहचानना है, ये वाला टर्मिनल सी है जिसे हम कलेक्टर कहते हैं, देखिए उसे कॉमन कर रखा है। इस सी और बी से इनपुट लगा रखा है यहां, और इस सी और ई से आउटपुट लगा रखा है यहां। तो कलेक्टर को कॉमन किया गया है, उसे कहते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, सीसी। दूसरी होती है कॉमन बेस, जिसमें बेस को कॉमन किया जाता है। एक और होती है तीसरी, जिसे एमीटर को कॉमन किया जाता है, कॉमन एमीटर। यहां कलेक्टर को कॉमन किया जाता है, तो सीसी कॉन्फ़िगरेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तीनों कॉन्फ़िगरेशन संबंधित और क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का यूज कहां किया जाता है। ज्यादातर ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए कॉमन एमीटर का यूज किया जाता है, उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का यूज इंपीडेंस मैचिंग में किया जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने में कॉमन बेस का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपीडेंस मैचिंग, सोर्स इंपीडेंस को लोड इंपीडेंस के साथ मैच करने के लिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है। इस वाले चित्र में जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया था। ट्रांजिस्टर को पहचान कर उसके टर्मिनल के कौन से भाग को कॉमन किया जा रहा है, उसके आधार पर हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। चित्र में कपलिंग संधारित्र दर्शाया गया है। कौन सा कपलिंग अच्छा, इसमें देखिए अब इन्होंने क्या पूछा है। इसमें एक्चुअली क्या है, ये एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर दिखाया गया है। मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है? हम जानते हैं ट्रांजिस्टर का उपयोग सिग्नल को एम्पलीफाई करने में किया जाता है, उसके वोल्टेज, करंट या पावर के मान को बढ़ाकर आउटपुट में प्रदान करने के लिए किया जाता है। यदि ट्रांजिस्टर एक सिंगल स्टेज सफिशिएंट गेन प्रोवाइड नहीं करा पाती है, तो कई सारे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक कास्केडिंग करके जोड़कर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाए जाते हैं। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाए जाते हैं ताकि वो सफिशिएंट गेन उपलब्ध कराएं। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कोई ट्रांजिस्टर है जिसका गेन 2 है, मैं इस पर 5 वोल्ट इनपुट देता हूं, तो इसका आउटपुट कितना आएगा? 10 वोल्ट। लेकिन मुझे आउटपुट चाहिए 50 वोल्ट। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा जिसका गेन बिल्कुल सेम 2 है, तो इसने दिया 20 वोल्ट। फिर मुझे एक और एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा जिसका गेन 2 है, फिर आउटपुट आया मुझे 40। फिर एक और एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा जिसका गेन 2 है, फिर आउटपुट आया 80 वोल्ट। फिर 80 वोल्ट का जो आउटपुट है, इसको मैं एटीन्यूएट करके, क्लिप करके 50 वोल्ट तक लेकर आऊंगा। तो ये जो मैंने साथियों एम्पलीफायर की एक स्टेज लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, तो 4 स्टेज के एम्पलीफायर जिनका गेन 2 है, जिसका गेन 2 है, प्रत्येक का गेन 2 है, तो ऐसी ऐसी 4 स्टेजों को लगाकर मेरा 50 वोल्ट से ज्यादा आउटपुट मिल पाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 5 वोल्ट के सिग्नल के लिए जिसका एम्पलीफायर का गेन 2 है, ऐसे कितनी एम्पलीफायर स्टेजों को लगाया जाए ताकि वो 50 वोल्ट या 60 वोल्ट या 80 वोल्ट प्राप्त करे। तो हमें लिखना है 50 के लिए भी 4 ही आएगा, 60 के लिए भी 4 ही आएगा, 80 के लिए भी 4 आएगा। 80 से ऊपर होते ही 5 स्टेज हो जाएगी, बाद में से कट किया जाएगा। अब मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में एक स्टेज को दूसरी स्टेज के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के तरीके के आधार पर ही इसकी मल्टी स्टेज की अलग अलग एम्पलीफायर हैं। एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होता है, एक डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है, एक ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होता है, जिसमें ट्रांसफार्मर की सहायता से एक स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट के साथ जोड़ा जाता है, वो ट्रांसफार्मर कपलिंग कहलाती है। जिस मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में रेजिस्टर और कैपेसिटर की सहायता से एक स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट से जोड़ा जाता है, उसे आरसी कपलिंग कहा जाता है। और जिसमें डायरेक्ट ही वायर के द्वारा एक स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज से जोड़ा जाता है, उसे डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं पहचान पा रहा हूं तो ये एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, पहचानिए,
ये ट्रांजिस्टर है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की गई है, यहां से इनपुट सिग्नल लगाया गया है, यहां कलेक्टर से मैं आउटपुट प्राप्त करता हूं। अब किया क्या गया है, इस आउटपुट को ही दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट को डायरेक्ट दे दिया, एक वायर के द्वारा डायरेक्ट दे दिया। कोई कैपेसिटर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। क्या कोई ट्रांसफार्मर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो ये डायरेक्ट दिया गया है, तो ये एक प्रकार की डायरेक्ट कपलिंग है। डायरेक्ट कपलिंग जो एक सिंपल वायर के द्वारा किया जाता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में हम इसको यूज करते हैं। और यहां भी एक कलेक्टर रेजिस्टेंस है और इससे मैं आउटपुट लेता हूं। यहां से जो मैं आउटपुट ले रहा हूं वो मेरा एम्पलीफाइड आउटपुट है। यहां एक स्टेज और दो स्टेज, ये टू स्टेज का मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, जिसको डायरेक्ट कपलिंग की सहायता से एक स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट के साथ कनेक्ट किया गया है। डायरेक्ट कपल्ड, ऑप्शन नंबर ए में ही डायरेक्ट कपल्ड दे रखा है, राइट आंसर है। इंपीडेंस कपलिंग नहीं है, ट्रांसफार्मर कपलिंग नहीं है और आरसी कपल्ड नहीं है। मैंने आरसी और ट्रांसफर कपलिंग के बारे में भी आपको बता दिया है। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्पलीफायर से संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, चाहे बीजेटी एम्पलीफायर हो, चाहे एफईटी एम्पलीफायर हो, मॉसफेट एम्पलीफायर हो। इनकी बाइसिंग के तरीकों के आधार पर क्वेश्चन, कपलिंग के तरीके के आधार पर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ऑसिलेटर से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने शामिल किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने एम्पलीफायर से भी संबंधित क्वेश्चन करे हैं और हमने जनरल वेवफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने करे हैं और हमने नेटवर्क से भी रिलेटेड क्वेश्चन करे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको तैयार करें, इनको याद करें। बार बार आप हमारे जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो ALP CB22 के फ्री नोट्स और PDF को अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से हमारे NK रेलवे साइको क्लासेस का जो ऐप है उसे इंस्टॉल करें और किसी भी क्वेरीज के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको कोर्सेज से संबंधित सभी जानकारी मिल सके। क्लासेस लाइव किस किस शेड्यूल में कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस लाइव चल रही हैं उनके बारे में भी आपको पता चल सके। तो साथियों आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे और MCQ हम लेकर आएंगे और नए टॉपिकों के साथ हम फर्दर MCQ लेकर आएंगे जिनके सभी सॉल्यूशनों को हम डिस्कस करेंगे, एक एक ऑप्शन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।